डिस्कशन था ना? चलो आ जाओ। आ जाओ एक बार। किसी बच्चे को 2.2 के 11th से स्टार्ट था ना? हाँ 11th में बताओ, कोई डाउट है? बेटा कुछ नहीं, वो थोड़ा ऐसा ही काम चला गया था, मैं किसी काम से बाहर चला गया था, इस वजह से कल नहीं ले पाया लेक्चर आपका, है ना? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ऐसी, मतलब कल काम चला गया था, मैं कुछ बाहर जाना था मेरे को कुछ। ओके, तो टेंशन मत लो। आ जाओ बच्चों, शाबाश, स्टार्ट करते हैं। देखो 11th में बच्चों किसी को कोई डाउट है? 11th से स्टार्ट करना था। 11th में कोई डाउट? 12th में? 12th में? 13th? बोल देना है सभी ने। 13th में किसी को डाउट? 14th? 15th? बच्चों इंडिविजुअल के लिए ये मत सोचना कि मैं पूछूंगा तो पता नहीं कैसा लगेगा, सभी बच्चों ने बोलना है। 15th में किसी को डाउट? 15th में डाउट आ जाओ बेटा। देखो एक बार, पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3, 2, 5, देन इट्स पोजिशन वेक्टर विल बी। आपको भी पता है, मेरे को पता है, अगर आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए जाए 3, 2, 5 या कोई आपको एक पॉइंट दे दिया जाए, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होगा, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, ये जेड मान लो, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा? 3 का कोऑर्डिनेट इंटू आई प्लस 2 इंटू जे एंड 5 इंटू के। समझ में आया? आया क्या सभी को? कर लोगे ना बच्चों? यस, गुड। 16th में किसी को डाउट? 16th में किसी को डाउट? 17th डाउट देखो एक बच्चे का है, ध्यान से देखो। 2p एंड √2p एक्ट्स, टू फोर्सेस, दो फोर्सेस, इसका नाम एक का है 2p और एक का √2p, एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट इज p √10। हमें नहीं पता, हमें दो वेक्टर पता है, एक का मैग्नीट्यूड है p, सॉरी 2p, और एक का है √2p। हमें नहीं पता इनके बीच का एंगल क्या है, हमने मान लिया थीटा। तो इनका रिजल्टेंट निकालोगे आप, वो क्या आएगा? इनका रिजल्टेंट जो भी आएगा वो आएगा p √10। तो लिख लो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज p √10 एंड इसको a मान लो, इसको b मान लो, किसी को कुछ भी मान सकते हो, एक को a मानोगे एक को b, तो 2p का स्क्वायर प्लस √2p का स्क्वायर, है ना, प्लस 2 इंटू 2p का मोड, ये मोड का ये याद रखना, √2p का मोड कोस थीटा। सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा? p स्क्वायर 10, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है सभी ने, तो इधर आ जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। समझ में आया? यस, तो ये 2, 2, 4 और ये √2, तो आएगा 4√2p, 4√2p का स्क्वायर कोस थीटा। समझ में आया? यस बच्चों, पी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 इधर बचेगा, उधर 4 और पी स्क्वायर कॉमन निकालो दोनों साइड से और कैंसिल आउट हो जाएगा 4, 2, 6, ठीक है। तो 6 प्लस 4, यहां पे देखना सभी ने ध्यान से, √2 कोस थीटा,
अब सभी ने अच्छे से देखना है और समझना है इसको, ठीक है। यस, किधर गया ये? हाँ देखो, अब जब इसको सोल्व करोगे तो 6 जब उधर चला जाएगा तो क्या आएगा, इधर भी 4 आ जाएगा, इंटू 4√2 कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 4 से 4 कट गया, 1/√2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। समझ में आया? कर सकते हो ना, थीटा निकाल लोगे आप लोग, करेक्ट। चलो आ जाओ, क्लियर करते हैं इसको, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ओके, 18th में किसी को कोई डाउट? 18th में बच्चों, 19th में, 19th में किसी को कोई डाउट? ओके यदनेश, 19th में डाउट। देखो बच्चों, 3 vectors each of magnitude a are acting at a point such that angle between any two conjugative vector in same plane is 60 degree. 3 वेक्टर each of magnitude a, सबका मैग्नीट्यूड a है, ठीक है ना। इसका भी ये मैग्नीट्यूड है, इसका भी ये मैग्नीट्यूड है, और तीसरा भी कहीं और होगा, उसका भी मैग्नीट्यूड है, कहीं पे मान लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। सच दैट एंगल बिटवीन, ध्यान से देखना, 3 वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड a acting at a point such that angle between any two conjugative vector is same in the same plane is 60 degree. एक ही प्लेन में 60 डिग्री एंगल आ रहा है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। कर सकते हो क्या कैलकुलेट? कोई भी 2 वेक्टर ले लेना बच्चों, मान लो 3 कॉन्जुगेटिव वेक्टर है, तो पहले इन ए, ये पहले वाला है इसका और इसका रिजल्टेंट निकालोगे, तो इसके बीचों बीच आएगा, ठीक है। समझ में आया? अरे आया क्या? अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के बीच में तो 60 डिग्री एंगल है, और इनके बीच में 30-30 आएगा। अब उसका जब तीसरे के साथ एंगल बनाओगे तो ये तो पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर के साथ कितना आ गया, जल्दी बताओ, 60। तो रिजल्टेंट के साथ क्या आ जाएगा तीसरे वेक्टर का, 90। समझ में आया? कितना आ जाएगा, 90। तो आप लोग इजीली सोल्व कर लोगे। तो पहले किन्हीं 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो, और 2 वेक्टर का रिजल्टेंट तीसरे के साथ में रिजल्टेंट बनाओ उनका। आई रिपीट, A1 वेक्टर है मान लो, A2 है, इनका रिजल्टेंट निकाल लो सच दैट वो मान लो A3 आ गया, या मैं बोलूं वो R आ गया, R1, और ये A3 वेक्टर पहले ही था, ऐसे मान लो, ठीक है ना। हाँ, तो अब जब आपको ये पता है 60 है, ये पता है 60 है, ये पता है 30 है, तो ये पता है 30 है, तो इन दोनों के बीच का भी एंगल पता होगा आपको, पता होगा ना। तो पहले R निकाल लो इन दोनों की हेल्प से, फिर R और A3 का रिजल्टेंट निकाल लो। यदनेश ट्राई कर पाओगे? यदनेश ट्राई करना है, ठीक है। हाँ गुड। 20th क्वेश्चन में किसी को डाउट? 20th क्वेश्चन में किसी को डाउट? यदनेश और साक्षी की प्रॉब्लम थी 19th, समझ में आ गया होगा शायद। ओके
28 में किसी को डाउट? यस सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बार बच्चों, 3 forces acting on a body are shown in the figure. To have the resultant force only along the y direction, the magnitude of the minimum additional force needed. रिजल्टेंट y के अलोंग होना चाहिए, मतलब इन तीनों का अगर रिजल्टेंट x और y दोनों के अलोंग आता है, इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर x और y दोनों के अलोंग आता है, देखो 3 forces acting on a body as shown in the figure. To have the resultant force only along y, the magnitude of the minimum additional force needed is. ध्यान से देखना, मतलब इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट अलग अगर हमारा केवल y के अलोंग आ गया, केवल y के अलोंग आ गया, तो हम बोल देंगे जीरो फोर्स लगाएंगे हम, तो भाई रिजल्टेंट अपने आप ही y के अलोंग हो गया, है ना? हाँ, पर अगर मान लो इसका आ गया y के अलोंग 2 और x के अलोंग 3, इन तीनों का रिजल्टेंट, तो आप कितनी फोर्स लगाओगे कि सो दैट इसका रिजल्टेंट y के अलोंग ही रहे? तो मैं बोलूंगा इधर लगाऊंगा -3, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, रिजल्टेंट इधर आ जाएगा ओनली y के अलोंग। ठीक है, अब अप्रोच करते हैं, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। 4 का इधर कंपोनेंट आएगा 4 cos 30, तो 4 इंटू √3/2, इधर आएगा 4 sin 30, तो 4 इंटू 1/2, तो आएगा रिजल्टेंट 2। इसका आ गया, इसका भी आ गया। अब 1 का देखते हैं, 1 का इधर आएगा 1 cos 60, तो 1 इंटू √3/2, इसका 1 का इधर आएगा, ग्रीन से लिख देता हूं या किसी और कलर से, 1 का इधर आ गया 1 इंटू √3/2, 1 का अब इधर आएगा cos 60 है ना, सॉरी, हाँ cos 60 है, 1 cos 60 आएगा बच्चों यहाँ पे, तो इसको cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो डायरेक्टली 1/2 लिख देंगे। इधर आएगा 1 sin 60, तो ये आएगा 1 इंटू √3/2, है ना? अब ध्यान से देखना 2 का, 2 इधर है, ये 30 डिग्री एंगल होगा, तो आएगा 2 cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या होगी? √3/2, फिर आएगा 2 sin 30, तो इधर आएगी 2 sin 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2, तो आ जाएगा 1, इधर 1 आ गया, इधर 1/2 आ गया, इधर आ गया नीचे की साइड √3। ध्यान से देखना है सभी ने, ऊपर की साइड कितना आ गया? 4 √3/2 प्लस √3/2, मतलब 5 √3/2, ठीक है? और इधर क्या आ गया? 2। ध्यान से देखना है सभी ने, तो अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे इन सभी का, तो आप देखना 2 और इधर 1/2, तो ये आ जाएगा आपका इधर, देखो ये आ गया 1 और ये 1/2, तो इधर आ गया 3/2 नेट, इधर 3/2 और इधर 2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इधर 1/2। ऊपर की डायरेक्शन में 5 √3/2 और नीचे की डायरेक्शन में कितना है? 2 √3। 2 √3 है ना नीचे की डायरेक्शन में, या कुछ और है? इसका कंपोनेंट इधर आएगा, यस केवल √3 है, केवल √3 है नीचे की डायरेक्शन में, केवल √3 है, करेक्ट। तो नीचे √3 है, ऊपर क्या है? नीचे √3 है, सॉरी नीचे √3 है, ऊपर 5 √3/2 है ना? तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे
तो इसको ऐसे लिख देते हैं 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो 2√3/2, उधर 5√3/2, तो इधर बचेगा 3√3/2। तो ये हो गया और ये हो गया। अब मैं कितना फोर्स लगाऊं और किधर लगाऊं सो दैट नेट फोर्स अलोंग वाई लगे, कितना फोर्स लगाऊं? तो मैं कैसे ना कैसे इसको जीरो करूंगा तो नेट फोर्स वाई के अलोंग लगेगा, तो इसको जीरो करूंगा तो इधर कितनी लगाऊंगा? 1/2 लगा दूंगा न्यूटन। समझ में आया? तो हम बोल देंगे मिनिमम फोर्स 0.5 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस विल बी अलोंग वाई एक्सिस। समझ में आया? आया क्या बच्चों? भाई इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट यही तो आया था, एक इधर 1/2 और एक इधर आया था 3√3/2, है ना? अरे आया था ना? तो बस तो फिर क्या करना है? फिर क्यों टेंशन लेनी भाई? अब हमें केवल रिजल्टेंट वाई के लोग लेना है, तो एक्स को जीरो करना है। एक्स को जीरो करना है तो मैं फोर्थ फोर्स किधर लगाऊंगा? इधर लगाऊंगा अपोजिट डायरेक्शन में 1/2, जो इसको कैंसिल आउट कर देगी, रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट कोई परेशानी हो तो बताओ। शाबाश, बताओ बच्चों। नहीं है तो आगे चलते हैं, आ जाओ। बेटा है, रुतजा है, लेक्चर है और वो आपके पास पहुंचा दिए जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना? हाँ, मेरे पास एक बार कॉल कर देना बस क्लास खत्म होने से पहले। ओके। अब आ जाओ आगे चलते हैं, आ जाओ आगे चलते हैं। बताओ भाई, सभी बताएंगे। 2.23 सोल्ड में कोई डाउट है? 2.23 सोल्ड एग्जांपल में कोई डाउट किसी को? 2.24 में, 2.25 एंड 2.26, 2.27, 2.28 and 2.29, बोल देना, एंड 2.30, 2.30। किसी में डाउट हो तो बताना। 2.31 में, 2.32 में, 2.32 के बाद 2.34 और 33, जल्दी बताओ। 2.35, 31 में, 3.1 में, अच्छा 3.1 में, ओके ओके, देखते हैं, टेंशन मत लो। 2.34 में डाउट है बेटा, एक बार ध्यान से देखो देवेंद्र, एक बार ध्यान से देखो बेटा। ए क्रॉस बी का मोड, ए क्रॉस बी का मोड क्या होता है? दैट इज बेसिकली, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, ए का मोड प्लस बी का मोड इंटू साइन थीटा, ये होता है ए क्रॉस बी की वैल्यू, ठीक है, मैग्नीट्यूड में। यस, तो आप क्या लिखोगे? ए और बी लिख दिया, मैं मान लेता हूं ए का मैग्नीट्यूड है ए और बी का मैग्नीट्यूड है बी, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी। तो आप क्या लिखोगे? ए क्रॉस बी का मोड इजकस टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी, क्योंकि ये मोड है, रिजल्टेंट तो यही आता है।
ए का मोड इज टू दिस एंड बी का मोड, बी वेक्टर का मोड इज टू दिस। तो आप लिखोगे ए क्रॉस बी का मोड इज टू ए बी साइन थीटा। अब ए बी साइन थीटा को आप ये भी लिख सकते हो, अभी लिख देता हूं, ए क्रॉस बी का मोड ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, यहां पे साइन थीटा लिखा। अब हमें लेफ्ट साइड पूरा करना है तो स्क्वायर भी करना है, तो इधर स्क्वायर करोगे तो ये इधर स्क्वायर आ जाएगा कंप्लीट का, तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना, यस। तो जब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो बच्चों ध्यान से देखना है सभी ने। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इससे, और इससे मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इनको ये वापस में वेक्टर फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो बच्चों आपको पता है ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो मैं इसकी जगह ए डॉट बी लिख सकता हूं, यस। और इधर क्या था, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, तो इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर भी लिख सकते हो आप। कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो बताओ, बताओ, शाबाश, कर सकते हो ना। अरे इसी को वापस लिख दिया ए डॉट बी, क्या दिक्कत है, कर लोगे ना। बेस्ट, तो क्लियर कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, आ जाओ बच्चों अब ऊपर। 2.35 2.36 किसी को डाउट है तो बताओ। 2.37 2.38 39 2.4 3.1 में डाउट है, एक बच्चे ने 3.1 में डाउट बताया। देखो बच्चों लेट ए फोर्स F is acting on a body to rotate about a origin and let R be the position vector of any point on the line of action of force, then torque of this force about the origin is defined as। बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। यदनेश R क्रॉस F, ये पोजिशन वेक्टर दे दिया आपको, ये फोर्स दे दी, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो R क्रॉस F हमें क्या देगा, टॉर्क। टॉर्क बेसिकली R क्रॉस F होता है, और जिसके अबाउट निकालोगे उस पॉइंट से लेके जिस पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेते हैं। तो हम तो ओरिजिन के अबाउट निकालेंगे, और जहां पे फोर्स लग रहा है F, उसके बीच का ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R होता है, ठीक है, यस। इतने समझ में आया नहीं आया। 2.31 इतने, ओके, ये फॉर्मूला होता है बेटा, याद कर लेना इसको, अच्छी बात है। आ जाओ अब आगे चलते हैं। आगे चलें, यहां पे पहुंच गए थे, बताओ 2.39 में कोई डाउट नहीं है, आ जाओ। 2.3 के फर्स्ट में किसी को कोई डाउट, फर्स्ट में जल्दी बताओ। सेकंड में किसी को कोई डाउट, थर्ड में बच्चों किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, बताओ भाई। यस थर्ड में, ओके।
देखो बच्चों, द मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स इज 1/√3 टाइम्स द स्केलर प्रोडक्ट। मॉडुलस ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मतलब ए क्रॉस बी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मतलब ए क्रॉस बी, इसका मोड की वैल्यू दी है उन्होंने 1/√3 टाइम्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी का 1/√3 टाइम्स। समझ में आया? द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज, एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना है। ए क्रॉस बी को आप लिख सकते हो ए का मोड बी का मोड साइन थीटा, 1/√3 इधर क्या लिख सकते हो ए का मोड बी का मोड कोस थीटा। अरे अब ए का मोड बी का मोड ए का मोड बी का मोड कट गया, कोस थीटा को उधर लेके जाओगे तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, जल्दी बताओ। अरे कब होती है, सिक्सटी पे या 30 पे? अरे 60 पे या 30 पे? 30 पे होती है ना। बेस्ट तो फिर बोल दोगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आएगा 30 डिग्री और वी कैन से π/6। ओके, फोर्थ में किसी को डाउट, फोर्थ में किसी को डाउट? बच्चों फोर्थ में किसी को डाउट? फिफ्थ, सिक्स्थ, नंबर बोल देना। सिक्स्थ में डाउट है? देखो व्हेन ए डॉट बी इज टू माइनस ऑफ ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ध्यान से सुनना, व्हेन ए डॉट बी इज टू माइनस ऑफ ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड मतलब अगर ए डॉट बी आप निकाल रहे हो, ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है ना, इनके बीच में एंगल है थीटा। समझ में आया? और वो माइनस ऑफ ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, देन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, आर अपोजिट टू ईच अदर। देखते हैं, अब हम लिखते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी इंटू कोस थीटा। बच्चों अगर दो वेक्टर हमारे पास हैं और एंटी पैरेलल है ना, दो वेक्टर है हमारे पास पैरेलल है, पैरेलल है तो आप क्या करोगे, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज बेसिकली ए का मोड बी का मोड, कोस 0 की वैल्यू क्या आएगी 1, ये आ जाएगा। अब दो वेक्टर जब एंटी पैरेलल होंगे तो ए डॉट बी, ए का मोड बी का मोड कोस क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, 180 डिग्री। जब आप लिखोगे तो ये आएगा माइनस ऑफ कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, ए का मोड बी का मोड। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? बस तो फिर क्या दिक्कत है, कर लोगे। तो जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे तब उनका आता है ए डॉट बी इज टू माइनस ऑफ ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। आगे चलें, सेवंथ में किसी को डाउट, सेवंथ में किसी को डाउट? एट्थ में, एट्थ में जल्दी बताओ बच्चों, एट्थ में किसी को डाउट? नंबर बोल दिया करो, नंबर
वैसे कोई नहीं बता पाएगा, नंबर बोल दोगे तो जरूर बता दिया जाए। 9 देखना आप बच्चों, ए क्रॉस बी इज टू अंडर रूट ए डॉट बी। ए क्रॉस बी इज टू अंडर रूट ए डॉट बी। थोड़ा नोटेशन अच्छे से नहीं है, ऐसे, ठीक है। तो जब भी आपके सामने ऐसे कोई प्रॉब्लम आए तो आप क्या लिखोगे? ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आएगी? ए का मोड बी का मोड साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी? ए का मोड बी का मोड कोस थीटा। कट गए, टेन थीटा की वैल्यू आ गई आपके सामने √3। तो मतलब दो वेक्टर जो ए और बी है, थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहां से? 60 डिग्री। तो मतलब ए और बी जो दो वेक्टर है उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है। तो आप ए प्लस बी निकाल सकते हो। ए प्लस बी क्या होता है? रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो आप लिखोगे ए के मोड का स्क्वायर प्लस बी के मोड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मोड बी का मोड कोस 60 डिग्री। सोल्व कर लोगे ना? अरे कर लोगे ना? बेस्ट तो फिर आंसर आ जाएगा, है भाई? आंसर आ जाएगा फिर, क्या दिक्कत है ना? यस, कोई दिक्कत नहीं, शाबाश। यस बिल्कुल, समझ में आया सभी को? गुड। अब आंसर देखना, अच्छे से समझना सभी। 10th में किसी को डाउट? 10th में, 10th में किसी को कोई डाउट? इलेवेंथ में, 12th में, 13th, 14th, 15th नहीं है? आ जाओ अब चैप्टर एक्सरसाइज पे। चैप्टर एक्सरसाइज पे आ जाओ। फर्स्ट में किसी को डाउट? सेकंड में? जल्दी बताओ। सेकंड में किसी को डाउट? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9th, 10th सारी करवा दिए थे हमने, है ना? 11th में किसी को डाउट? 12th में, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 18 देखो। ए प्लस बी का मोड और ए माइनस बी का मोड इक्वल्स टू 1 कब होगा? देख लेते हैं। तो बच्चों आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच में थीटा एंगल है। तो आप लिखते थे ए प्लस बी का मोड क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ऐसा आता था ना? माइनस भी ये हो गया। अब इनके बीच का एंगल क्या है? 180 माइनस थीटा। तो आप लिखोगे आर वेक्टर इज बेसिकली ए माइनस बी का मोड इक्वल्स टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 माइनस थीटा। अब इसको सोल्व करोगे तो 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, माइनस बाहर ले लिया इधर, समझ में आया ना? यस। तो आपको ऐसे ही यहां पे लिखना है, तो a प्लस बी का मोड तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का स्क्वायर रूट, और नीचे a माइनस बी का वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा इक्वल्स टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, इससे चला जाएगा, है ना? बचेगा अंदर क्या, ये बचेगा इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और इधर बचेगा नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ध्यान से देखना और अच्छे से समझना है सभी ने, ठीक है ना बच्चों? यस, ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। अब ये बताओ मेरे को, ये 1 के बराबर कब होगा दोनों का रेशो? 1 के बराबर कब होगा दोनों का रेशो, ए प्लस बी और ए माइनस बी का? सोचो एक बार, शाबाश। इसको उधर लेके जाओ, तो आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा आ गया, इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चला जाएगा, है ना? बचेगा 4ab कोस थीटा, ये इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब ए और बी तो 0 है नहीं, तो कोस थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये कब होगी, जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। समझ में आया बच्चों? अरे आया क्या? तो जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा तो ए प्लस बी का मोड अपॉन ए माइनस बी का मोड बराबर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है? यस, आगे चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। ये पूरा एक्सप्लेन करके बताया 180 माइनस थीटा कैसे लिया, फिर उसको अंदर लूंगा तो क्या लूंगा, है ना? तो इन चीजों को दिमाग में रखना है सभी लोगों ने, और इससे पहले मैंने लिखवाया भी था। 20 में किसी को डाउट? 20, 19, 20, 21, 22, the force which meet at one point but their line of action do not lie on one plane are called as non-coplanar, non-concurrent, non-coplanar, concurrent, coplanar, concurrent, coplanar, non-concurrent। शाबाश, जल्दी बताओ 22 का क्या आएगा, जल्दी बताओ। जब एक प्लेन में फोर्स लाई होती है तो उनको बोलते हैं कोप्लानर फोर्सेस, जब एक प्लेन में होती है, और जो एक ही जगह पे लगती है उनको बोलते हैं कॉनकरेंट फोर्सेस। समझ में आया? जो एक ही जगह पे लगती है उसको बोलते हैं कॉनकरेंट फोर्सेस, ठीक है ना बच्चों? यस। तो ये क्या होगी, क्या होगी जल्दी बताओ? नॉन कोप्लानर होगी बट कॉनकरेंट होगी। अरे ये क्या है, नॉन कोप्लानर है ना, इसको नॉन कोप्लेनर और कॉनकरेंट बोलेंगे, ठीक है ना? और अगर एक प्लेन में होती है और एक ही जगह पे लगती है ऐसे,
एक ही प्लेन में होती तो इनको बोलते हैं कोप्लानर कॉनकरेंट। ठीक है, तो लिख लो ये एडिशनल पॉइंट अपने नोट्स में ऐड कर लेना। जब फोर्सेस एक ही प्लेन में लाई करती है तो उनको बोलते हैं कोप्लानर फोर्सेस। जब फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लाई करती है तो उनको बोलते हैं कॉनकरेंट फोर्सेस। और जब दोनों ही केस वैलिड होते हैं तो कॉनकरेंट कोप्लानर बोलते हैं या कोप्लानर कॉनकरेंट बोलते हैं। ठीक है, अपने नोट्स में लिख लो ये एडिशनल चीजें जो धीरे धीरे डिस्कशन होता रहेगा तब आती रहेगी आप लोगों को। समझ में आया बच्चों? यस, आ जाओ अब आगे चलते हैं। ईयरफोन लगा लेता हूं, थोड़ा कम एनर्जी वेस्ट होगी, तेज बोलना पड़ता है बराबर। आ जाओ, हाँ बताओ। 22 आ गया। 23 में किसी को डाउट? 23 में, 23 में किसी को डाउट? जल्दी बताओ। 24, 24, 24 में किसी को डाउट? जल्दी बताओ बच्चों। 24, 25, बच्चों को 25 में डाउट आया, ध्यान से देखना। ए फोर्स F इक्वल्स टू 6I minus 8J plus 10K produces an acceleration 1 meter per second square in a body. The mass of the body would be, अरे हम जानते हैं F इक्वल्स टू ma होता है ना। जहां पे F वेक्टर क्वांटिटी होती है A वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लिख देंगे F का मोड इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन का मोड। ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो आपको क्या बोल रहा है उसमें? फाइंड द मास ऑफ द बॉडी वुड बी, मास ऑफ द बॉडी कितना होगा? तो आप पहले तो F का मैग्नीट्यूड निकाल लो। A का मैग्नीट्यूड आपको पता है 1 है, तो मास निकाल लोगे, अरे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो F का मैग्नीट्यूड आएगा 36 प्लस 64, दैट इज आई थिंक 100, 100 प्लस 100 200, तो आएगा 10√2, 10√2 kg आएगा। 10√2 kg आएगा बच्चों इसका आंसर। एम आई करेक्ट और नॉट? ठीक है ना, तो ऐसे सोल्व कर लेना इसको। एम इक्वल्स टू लिख देना F का मैग्नीट्यूड अपॉन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। ओके ठीक है, 26 हो गया, 26 हो गया ना। यस यस, ओके आगे चलते हैं, आ जाओ। 25 हो गया, 26 में किसी को डाउट? 27th, 28th, 29th, 30, 31, 32, 33, 34, 32 में डाउट है। Two vectors A and B are inclined at angle theta, have the resultant R which makes angle phi with the A. If the direction of A and B are interchanged and resultant will have the same what? अगर डायरेक्शन ऑफ A and B अगर इंटरचेंज कर दी जाए, है ना, and the resultant will have the same, the two vector A and B inclined at angle theta have a resultant vector R which makes angle phi with A. Yes, the direction of A and B are interchanged, कर दो। the resultant of vector, resultant, the interchange and the resultant will have the same magnitude.
बच्चों ए प्लस बी करोगे, मान लो ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है ना, यस। तो आप जानते हो ए वेक्टर निकालोगे तो क्या लिखोगे, रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो मैग्नीट्यूड पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, अगर आप चाहे ए की जगह बी लिख दो, चाहे बी की जगह ए लिख दो, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड वही आएगा, इसका भी वही रिजल्ट है, इसका भी वही रिजल्ट है ना। बट डायरेक्शन चेंज हो जाती है, कैसे डायरेक्शन चेंज हो जाती है कैसे, देखो यहां पे अल्फा की वैल्यू आएगी, टेन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। यहां पे क्या आएगी, टेन अल्फा की वैल्यू आएगी ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी, सॉरी ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कोस थीटा आएगा यहां पे। तो अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन तो चेंज हो जाती है। अगर उनका देखो, अगर दो वेक्टर ए एंड बी, दो वेक्टर है ए एंड बी, उनका मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन इंटरचेंज कर दी तो रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड वही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज होगी। ठीक है ना, कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे और अच्छे से बता देता हूं। ये 3 है और ये 4 है, तो रिजल्टेंट आएगा 53 डिग्री का एंगल बना के 5 इधर। अगर ये 4 है, इंटरचेंज कर रहे हैं, इसको इसके अलोंग कर दो, इसके इसके अलोंग, तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो रिजल्टेंट आएगा, जल्दी बताओ, 37 डिग्री का एंगल बना के। अब की बार रिजल्टेंट थोड़ा झुक गया ना, अरे रिजल्टेंट थोड़ा झुक गया ना, अब की बार ऐसे आएगा 37 डिग्री का एंगल बना के, आएगा 5 ही, तो मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज हुई है रिजल्टेंट की। समझ में आया, जब आप इनको इनकी डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो इनके रिजल्टेंट की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बट मैग्नीट्यूड वही रहेगा, ये बात ध्यान रखना। फॉर्मूले से भी समझाया है कि अल्फा चेंज हो जाता है, और प्रैक्टिकली भी समझाया है ना, यस। और इससे ज्यादा क्या समझाए भाई, है भाई, ओके। चलो आगे चले, कहां पे थे हम लोग, 23rd में किसी को कोई डाउट, 23rd, 24, 25, 26, 32 पे थे, अच्छा अच्छा 32, सॉरी बोल दिया करो, 33, 29 सोल्व, अभी हमने 29 सोल्व किया बेटा, 29 नहीं 32 सोल्व किया था, 32 सोल्व किया था। किसी को डाउट है तो बताओ, 32 तक किसी को डाउट, 33, 34, 35, बच्चों 35 तक तो आज ही है, बाकी ये कल डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं होमवर्क आपका, होमवर्क बता देता हूं, एक बार बुक खोल लेता हूं एक बार, हाँ देखो एक बार, ये 35 में डाउट आया किसी बच्चे का, वो पहले वो भी सोल्व कर देते हैं पहले। तो किसी बच्चे का मैसेज आया, ए मैन फर्स्ट मूव 3 मीटर ड्यू ईस्ट, डायरेक्शन डाल लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट में जाएगा 3 मीटर, चला गया ईस्ट में, ओके। 6 मीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ में चला गया 6 मीटर, एंड फाइनली
वेस्ट 7 मीटर। तो ये 7 हो गया, तो 3 तो ये हो गया, 4 ये हो जाएगा। समझ में आया? ये पॉइंट हो गया। पूछा क्या है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? तो आप बोलोगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x तो -4 हो जाएगा और y हो जाएगा 6, ये 0 ये 0, तो निकाल लो रिजल्टेंट, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 16 प्लस 36, ठीक है? समझ में आया? तो ये आ जाएगा शायद √52। साक्षी महाजन, इज इट क्लियर टू यू? ओके तो बच्चों ये 35 तो हो गए, मैंने शायद 60 तक बताए थे ना कल। तो अब देखो आपको कितने करने हैं, मैं एक बार देख लेता हूं। यस, आपको 70, 80, 90, तो मैं बोलूंगा 85 तक करना है। आप लोगों ने करना है 85 तक, ठीक है? समझ में आया? 85 तक करना है आप लोगों ने। कल पूरा डिस्कशन लेंगे जितना होगा क्लास में, और संडे को तुम्हारा टेस्ट है यूनिट डायमेंशन का एंड वेक्टर्स का, जिसमें ध्यान रखना वेक्टर तुम्हारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए यूनिट डायमेंशन से, ठीक है ना? 30-70% का रेशियो में आएगा ठीक है? वो इसलिए क्योंकि वेक्टर पूरा यूज होगा आगे, और यूनिट डायमेंशन तो आप आगे चलते चलते भी सीखते चले जाओगे। बच्चों अभी मैं यही बोलूंगा, यूनिट डायमेंशन का जितना तुम्हारी नोटबुक में करवाया है उतना ही करो इस पेपर के लिए, ठीक है? पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे यूनिट डायमेंशन तुम्हें अपने आप आता चला जाएगा। फिर मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, फिर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन करोगे, ठीक है? अभी भेजूंगा तो आप अंडर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, ठीक है? समझ में आया? हाँ, वेक्टर को हमने अच्छे तरीके से किया है, डीपीपी के तरीके से अच्छे से, तो आप करो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नीट को ज्यादा जरूरत होती है पढ़ने की वेक्टर की, जेई को तो वो पढ़ लेंगे अपने आप, उनको तो मैथ्स में पढ़ना है पूरा चैप्टर, पूरी यूनिट है, बट नीट को प्रॉब्लम हो जाती है। योगी आज अभी जस्ट क्लास खत्म होते ही भेजूंगा सारे के सारे, ठीक है? वो टाइम नहीं लग पाया था कल मेरे को, वरना मैं कल ही भेजता, ठीक है ना? ओके बच्चों, बाय सभी को, बाय एवरीवन। कल 85 तक करने हैं, ओके।